अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या नहीं ऑफिशियल पे आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। रमजान के महीने में भी देखें जनाब हम आपके लिए आ गए। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर आप पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में रोजा खुल चुका है, तरावियां भी जो है वो हो चुकी होंगी। यहाँ पे अभी 5 का टाइम है और रोजा हमारा जो है वो 8:15 बजे खुलेगा। अभी बहुत देर है, अभी काफी देर है रोजा खुलने में, तो इसलिए मैंने कहा चलें अभी आप दोस्तों के साथ थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर लें। और हम जिस तरह आपको पता है कि आपके लिए जबरदस्त से प्रोग्राम वॉल्यूम लेकर कुछ आते हैं। बहुत कुछ ज्यादा ही कम कर दिए क्या? वॉल्यूम को जनाब हम ऊपर कर वॉल्यूम। देते हैं। वॉल्यूम गुरु भाई ये अब ठीक होगा मेरे ख्याल में। मेरा भी हाँ। होगा शायद आपके फोन। तो दोस्तों जिस तरह आपको पता है कि हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं, और हमारे साथ मैं आपका मेजबान होता हूँ यूके से। पाकिस्तान से जो पेशावर से हमारे मेजबान होते हैं वो हाजी अमीन साहब होते हैं। इसी तरह मियां वाली से पंजाब साइड से भी हमारे मेजबान हाकिम बंदयाल साहब थे जो नहीं आ रहे। इंडिया से हमारे मेजबान जो है वो गुरुचरण साहब होते हैं। और हम फिर अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट मेहमान लेकर आते हैं आप दोस्तों के लिए। तो आज भी हमारे साथ मेहमान जो है वो इंडिया से जिशान साहब लाए हैं, गुरु भाई। तो सबसे पहले तो जो है मैं गुरु भाई को कहूंगा कि वो आके आप दोस्तों से हेलो हाय कर लें, फिर वो अपने मेहमान जो लाए हैं उनका तारफ भी आप दोस्तों के साथ करा दें। दोस्तों आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो होगा कि ब्रीडिंग में नर और मादी का इंतखाब कैसे करनी है, किया जाए, उसका क्या बेहतरीन तरीका है बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए। नर और मादी जो है वो क्या उनमें चीजें होनी चाहिए, उनकी एज वाइज क्या होनी चाहिए। और देखिए, ऑडियो नहीं आ रहा है, देखिए। ऑडियो नहीं आ रहा गुरु भाई, इधर आपकी तरफ रिसेप्शन की थोड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ पे तो जिशान भाई मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर आ रहा है। जी जी, आपका ऑर्डर ठीक आ रहा है। गुरु भाई आपकी तरफ रिसेप्शन की गड़बड़ है। तो गुरु भाई एक तो आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एक हम 2 वीके ऑफ रहे हैं, एक तो आप अपना जरा हाल हवाल बताएं। और जो हमारे आज के मेहमान आपकी तरफ से आए हैं जिशान साहब, उनका भी तारफ करा दें, तो फिर जिशान साहब बाद में बताएंगे। मेरा मेरा प्रॉब्लम है आपका। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए जीशन को। अच्छा गुरु भाई आप काट के दोबारा ज्वाइन करें उन्हें। गुरु भाई दोबारा ज्वाइन। तो जिशान जिशन भाई जिशान भाई आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले आप जरा अपना हमारे जो नाजरीन है उनसे अपना तारफ भी साथ साथ करवा दें। कहाँ से हैं आप, कितना अरसा हो गया आपको शौक में, कौन सा शौक करते हैं आप, खुले कील का या बंद गद्दी का, जी किस इलाके से हैं, अपना पूरा तारफ करवा दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवेश भाई और गुरुचरण सर की मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आपके साथ आऊं और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बहरहाल तकरीबन कुछ 12 साल से मैं शौक कर रहा हूं और ज़्यादातर खुले कील का ही शौक करता हूं। मैं इंडिया में एक स्टेट है कर्नाटका, वहाँ से एक छोटा इदारा है शिमोगा बोल के, तो वहाँ से मैं शौक करता हूँ। तकरीबन 12 साल से ये शौक में हूँ। इससे पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ, तो उस वजह से कुछ चीज़ें साइंटिफिकली और कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करके सीखा है। तो बस वही कुछ चीज़ों को आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ मैं। जिशान भाई आपने बताया कि आप शौक करते हैं खुले कील का। तो खुले जी, कील के शौक से मतलब आपका क्या है कि आप छोटे जानवरों में खुले कील का शौक करते हैं या बड़े परिंदों में। यानी जो हमारे रीजन में होता है तो खुले खील वो वो छोटे साइज से भी शुरू होता है और बड़े साइज से भी शुरू होता है। तो जो एक शोल्डर का साइज होता है जहाँ पर आता है ना, जैसे उसका विंग विंग स्पॉट बोलते हैं, या तो फिर उसका जो विंग का जो एड्ज आता है वहां पर से उसका साइज मापा जाता है। तो हमारे यहाँ 15 से लेके 17.5 तकरीबन 18 के तक उतने साइज तक मुर्गे खुले कील में लड़ते हैं। वेट वगैरह नहीं किया जाता। नहीं, हमारे साइड में वेट नहीं है, सिर्फ साइज पे बाजी चलती है। तो चाहे वो मुर्गा एक मुर्गा चाहे 3 केजी का हो या दूसरा मुर्गा 3.5 केजी का हो, इसमें वेट का कुछ अंतर नहीं होता। बस आपका ये होता है कि चाहे आपका मुर्गा 1 साल का हो या 1.5 साल का हो या ओपोनेंट का मुर्गा 3 साल का हो, बस हाइट ही एक ऐसी फैक्टर है जिससे जोड़े मिलाई जाती है। अक्सर इंडिया में ऐसे ही जोड़े चलती है। आई थिंक गुरु साहब भी आपको ये बता सकते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर जो भी जोड़े चलती है वो साइज पे ही चलती है, या तो फिर कांटे के साइज पे चलती है। गुरु भाई आप जो है इस वक्त तस्वीर तो आपकी नहीं नजर आ रही, आवाज आप सुन पा रहे हैं।
आई थिंक उनका कुछ रिसेप्शन का प्रॉब्लम हुआ होगा अभी तक। गुरु भाई को कोई रिसेप्शन का प्रॉब्लम है, इनको एक बार रिमूव करें कंप्लीटली, तो फिर उसके बाद गुरु भाई जो है आप कंटिन्यू करें, जैसे जैसे ही ये बेहतर हो जाएगा मैं ज्वाइन कर लूंगा, आप कंटिन्यू करें। गुरु भाई अभी आप बेहतर हो चुके, आपकी आवाज अभी क्लियर है, तो चले, कैमरा तो आपका ऑफ है लेकिन आपका घोस्ट जो है वो हमारे साथ है, जो आत्मा है। तो गुरु भाई आप बताएं आपका हफ्ता कैसा गुजरा है? बड़े दिनों से हमारे जो दोस्त है मिस कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो सवाल पूछ रहे हैं हमारे दोस्त, आपके सवालों की तरफ भी आएंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो भी आपको बता दें, हमारा आज का टॉपिक है कि ब्रीडिंग में नर और मादा का इंतखाब कैसे किया जाए। तो जो इससे रिलेटेड सवाल होंगे कि पेयरिंग के करने का, वो हमें पूछिएगा भाई। तो आप हमसे इधर उधर के सवाल ना पूछें उस टॉपिक पे। अभी एक दोस्त ने पूछा हमारे भाई ने, जागीरी नस्ल की क्या पहचान है? मेरे भाई तो हम उस पे जब बात करेंगे जागीरी नस्ल पे या नस्लों पे, तो उस वक्त आप ये सवाल पूछेगा भी, फिर इस तरह आपका जवाब देंगे मोहम्मद असद दस्ती मेरे भाई। तो और डिफरेंट डिफरेंट सवाल आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम हो जब उस पर टॉपिक लिखा हो, जिस बंदे को जो नॉलेज चाहिए हो फ्यूचर में, वो हमारे प्रोग्राम को रीड कर ले कि ये प्रोग्राम किस बेस पे है, किसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर वही नॉलेज कंप्लीट हम कोशिश करेंगे आपके लिए हो। तो आज का नॉलेज है कि ब्रीडिंग के लिए पेयरिंग कैसी कैसे करनी चाहिए। तो गुरु भाई जरा आप अपना हाल हाल अहवाल भी बता दे। गुरु भाई आप यहीं पे हैं? शायद फिर से उनको रिसेप्शन का प्रॉब्लम आ गया। अच्छा जी, गुरु भाई की रिसेप्शन है यार। तो हमारे जो यहाँ पर दोस्त है सारे, ये गुरु भाई से बड़ा प्यार करते हैं। हमारे साथ जो दोस्त बहुत सारे शामिल हुए हैं, शिराज खान साहब वालेकुम सलाम, और अवैस खान साहब, गुरदीप साहब, और उसके अलावा समी अहमद, और राशिद भाई, और सलीम खोसा, और इसी तरह हमारे बहुत सारे और दोस्त शामिल हुए। आपको वेलकम करते हैं जनाब। अभी हम प्रोग्राम का अपने का आगाज करते हैं आपके साथ। मैं यही चाह रहा था कि आप दोस्त एक मरतबा जो है वो प्रोग्राम स्प्रेड हो जाए, तो उसके बाद हम शामिल हो, इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आए। जो दोस्त शेयर करेगा और फिर उसके बाद आप सवाल करेंगे, तो हम आपके सवाल का जवाब तभी देंगे जब आप हमारे प्रोग्राम को साथ शेयर भी करेंगे। टॉपिक फिर बता देना, ब्रीडिंग में पेयर जो है पेयरिंग कैसे की जाए। तो गुरु भाई आपको हम करते हैं वेलकम, बड़ी देर के बाद आप गायब थे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे साथ हैं जीशन अहमद साहब, साउथ इंडिया से हैं। बहुत ही जानकार आदमी और बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही साइंटिफिक पेस को लेके चलने वाले और बहुत ही होनहार लड़का है। आज हमारे साथ हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ब्रीडिंग के बारे में। वेलकम अच्छा गुरु, जीशान। थैंक यू गुरु सर फॉर हैविंग मी हियर। गुरु भाई अगर जिशान भाई ने तो अपना तारफ कराया, जिशान भाई ने यहाँ पे एक और बात बताई कि हमारे इंडिया में साइज जो है जब मैच फिक्स किए जाते हैं तो वो हाइट को लेकर किए जाते हैं, जबकि हम पाकिस्तान में हाइट और वेट को देखते हैं, जबकि यूके में सिर्फ वेट किया जाता है। फोन पे जी ये वेट है तो ठीक है जी बस हो गया। तो ये आपकी तरफ भी इसी तरह ये साइज मेजर किया जाता है या वेट एंड साइज दोनों किए जाते हैं? नहीं नहीं, वेट का कोई महत्व नहीं है। साइज देख करके मैच करते हैं यानी बाजियों में। और वो भी दो किस्म के हैं। थोड़े लोग शोल्डर तक नाप के वो देखते हैं। थोड़ा हमारे तरफ जो है ना, फुल हाइट यानी टो टू आई लेवल और वेट ऐसे भी? नाप करके मैच करते हैं। वेट भी करते हैं, वेट वगैरह? नहीं नहीं नहीं, वेट वेट का कोई ये नहीं, वेट के तो हिसाब से नहीं करते। तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जोड़ जोड़ बनाने के लिए। एक तो मेजॉरिटीली होता है आपका हाइट। तो अगर आपका मुर्गा निकला तो गुरु सर के एरिया में जो है वो टो से लेके जो चोट यानी जो टिप तक रहती है, जो बीक रहती है वहां तक मेजर करता है। हमारे साइड साउथ इंडिया में जो एक मेजॉरिटी रीजन है मुर्गबाजी के लिए, तो यहाँ पर सारे आप या तो फिर विंग स्पॉट, जो पर के ऊपर एक लाल कलर का जो बटन लगता है वहां पर मापते हैं, या तो फिर शोल्डर तक मापते हैं। तो ये एक ही फैक्टर होता है जो जिसके जिसके वजह से जोड़े जनरली मैच फिक्स होता है। चलें जी, हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि ब्रीडिंग में नर और मादी का इंतखाब कैसे करना चाहिए। तो गुरु भाई सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा हमेशा की तरह सवाल कि ब्रीडिंग के लिए आप क्या समझते हैं कि एज कितना मैटर करती है? कौन सी एज जो है वो ब्रीडिंग के लिए बेस्ट है? किस एज के नर और मादी को लगाना चाहिए?
उसमें आप हमें कंप्लीट बताइए, अगर दोनों की एज क्या होनी चाहिए, अगर नर बूढ़ा है और मादी यंग है तो फिर कैसा है, और अगर मादी बूढ़ी है नर यंग है तो फिर कैसा है। तो ये सवाल आपके लिए भी, उसके बाद हम जिशान भाई से भी इसी सवाल की तरफ लेकर जाएंगे। इसमें इसमें बहुत सारे सवाल हैं, फिर एक एक को लेकर के हम आंसर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि बोथ मादी और नर दोनों एक बिल्कुल टॉप कंडीशन में रहना चाहिए। जब आप ब्रीडिंग करते हैं उसको लेकर के टॉप कंडीशन में वो रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए 5 साल का ये 6 साल का मुर्गा है, तो उतना फिट नहीं रहता, और कोई मूवमेंट प्रॉब्लम या फिर कोई और प्रॉब्लम है, फिर कुछ इस तरह, नॉर्मली ऐसी चीज को हम यूज नहीं करते। वो एक बात। और बिल्कुल, हाँ, यंग मुर्गा है, मान लीजिए 10 महीने का या 12 महीने का या फिर 14 महीने का, वो पूरे तरह मेच्योर नहीं हो पाता, यानी वो रेडी नहीं हो पाता ब्रीडिंग के लिए, उसको भी हम नहीं चुनते। वो एक बात, यानी इसका क्राइटेरिया टॉप कंडीशन में रहना चाहिए। उस हिसाब से रेजे कुछ पहले ही तैयार हो जाते हैं, पहले ही रेडी हो जाते हैं। ये बड़े साइज के मुर्गे 18 महीने या फिर 20 महीने के बाद ही रेडी हो जाते हैं। वो सब देख करके हमको यानी ब्रीडिंग में यूज करना चाहिए। जिशान भाई, आप क्या कहते हैं, एज का क्या मैटर है जब हम नर और मादी का पेयर सिलेक्ट करें ब्रीडिंग में? सर जनरली मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने जितने साल से ब्रीडिंग किया है, पहली चीज़ तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि नर और मादी का कंडीशन कैसा है, या ये फिजिकली कैसे फिट है, और ये कौन से जगह पे है। बहरहाल मसला ये होता है कि कुछ मुर्गे और मुर्गियाँ, कुछ लोग अपने घर के टेरेस पे पालते हैं, कुछ लोग ओपन स्पेसेस में पालते हैं। तो बहरहाल इसमें कंडीशन वेरी होती रहती है मुर्गों और मादियों की। तो अगर आप स्पेसिफिकली पूछते हैं मुझे कि क्या एज होना चाहिए, मैं प्रेफर करता हूँ कोई भी एक मुर्गा जो 2.5 और 3 साल के बीच का हो, और मादी ऐसी होनी चाहिए जो एग्जैक्टली वही एज में या तो फिर उससे बड़ी। अगर छोटी मादी रहती है तो मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ कोई छोटी उम्र की मादी, क्योंकि जब तक एक मादन या तो फिर एक मुर्गा जो होता है कम्प्लीटली मैच्योर नहीं होता है, उसके कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो हम लोगों को जब तक वो मैच्योर नहीं होते तब तक समझ में नहीं आती। जैसे उसकी बॉडी की कंडीशन होती है, या तो फिर जैसे उसका क्वालिटी नज़र आती है। तो मेरे हिसाब से 2.5 से 3 साल का मुर्गा और तकरीबन 2 या 3 साल के अंदर की मुर्गी, ये कॉम्बिनेशन मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ। तो वैसे आप क्या समझते हैं जिशान भाई कि एक मादी 9 महीने की पट्ठी हो या 9 महीने का कोई पट्ठा हो, तो 4-5 साल मादी या 4-5 साल नर, और दूसरी तरफ एक साइड जो है वो 9 महीने की हो, दूसरी साइड 4-5 साल की, तो इनका आपस में क्रॉस करा लेना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? नहीं, अगर मुर्गा आपका काफ़ी उम्रदार है, जैसे कि आपका मुर्गा 4 साल या 3, 4, 5 साल के उम्र में है, तो उस टाइम पे अगर आपकी मादी तकरीबन 1 या 1.5 साल की होती है, तो बहरहाल वो कॉम्बिनेशन कभी कभार काम कर सकता है। बट जितना मैंने एक्सपेरिमेंट करके, जितना मैंने तकरीबन 10-12 साल से एक्सपीरियंस देखा है, आपको दो कॉम्बिनेशन काम करते हैं। या तो फिर एक होता है कि आपका जो नर होता है वो काफ़ी उम्रदार होता है, जैसे 4 साल हो गया या 5 साल हो गया, और आपकी जो मादी होती है वो मादन होती है तकरीबन 1 या 1.5 साल की होती है, जो 12 से 18 महीने के बीच होती है। और मुझे लगता है कि जो प्राइम पीरियड होता है, एक जैसे प्यूबर्टी, एक मादन अगर आप लेते हो तो 8 से 9 महीने या 10-11 महीने के अंदर वो प्यूबर्टी अचीव करती है, यानी वो इट कम्स टू एन एग लेइंग कंडीशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करके देखोगे, तो मादी अंडा देने के बाद जब तक वो इंक्यूबेट करके निकलेगी तकरीबन 3-4 महीने निकल जाते हैं। तो उस वजह से मादन जो है तकरीबन 16 to 18 मंथ्स की एवरेज हो जाती है उस टाइम। ऐसे छोटी उम्रदार मादियों के लिए उम्रदार मुर्गा मिक्स करना प्रेफरेबल है। अगर आपकी मादी उम्रदार है, उस टाइम पे जो मुर्गा एंग डालता है, मैं उस कॉम्बिनेशन को थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं।
ऑन द लैटर कि अगर आपका मुर्गा उम्रदार है और आपकी मादन छोटी उम्र में है, वो कॉम्बिनेशन कुछ हद तक काम कर सकता है। जी सर, एक सवाल अवैस हमारे खान तरफ साहब से। अवैस खान साहब और मोहम्मद लतीफ और नौशहरा सील साहब, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद लतीफ साहब वो गुरु भाई को और जिशान भाई को जनाब बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो गुरु भाई थैंक यू आप जो है क्या सवाल करने लगे थे? जी जीशन साहब, देखिए, आप बोल रहे थे छोटी उम्र की मादी या फिर एज्ड मुर्गा, वो कॉम्बिनेशन आपकी तजुर्बे के अनुसार वो ठीक ही निकला, है ना? और जी उसी तरह छोटे उम्र के मुर्गे और यानी उम्रदार मुर्गी, वो कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से उतना ठीक नहीं है। ऐसा इतना क्यों है? सक्सेसफुल यानी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नरों में वो जल्दी वो रेडी नहीं होता, या फिर कुछ और है उसका रीजन? सर मुझे लगता है कि एक एक नर की कंपैरेटिवली फीमेल जो होती है, जो मादन होती है, वो काफी जल्दी मैच्योर होती है कंपेयर टू अ मेल। दिस इज जेनेरिक साइंस, जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने जब ब्रीड किया है, अगर आप एक लॉट लेते हो, एक बच्चों का लॉट, तो जिसमें से 10 बच्चे निकले हो, उसमें से आप जनरली आपका सक्सेस रेशो आप ऐसे मेजर करते हो कि उसमें से कितने बच्चे पिट के लायक हैं और कितने बच्चे पिट के लायक नहीं है। या तो फिर कितने बच्चों की क्वालिटी अच्छी है, कितने बच्चों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे मुताबिक मुर्गा जो होता है, इट टेक्स अ बिट ऑफ मोर टाइम टू मैच्योर, एंड उस वजह से मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मुर्गा एज हो और मादन कम हो, या फिर जो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मुर्गा छोटी एज का है और मादन उम्रदार है, तो मैं वो कॉम्बिनेशन को थोड़ा प्रेफर नहीं करता। जस्ट वो बस मेरा एक्सपेरिमेंट है और मैंने उस मेरा तजुर्बा है बस। दोस्तों आपको एक और बात बताते चले, हम यहाँ पर जब बैठते हैं तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो प्रोफेशनल ब्रीडर्स हैं उनको लेकर आते हैं हम यहाँ पर। तो जिन दोस्तों को तो हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं उनको हम वेलकम करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद भी कहते हैं। और जिन दोस्तों को हमारे प्रोग्राम अच्छे नहीं लगते या जिनको ऐसे लगता है कि हम गलत कह रहे हैं उनकी नजर में, या ऐसा, उनको हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा प्रोग्राम ना देखें, बंद कर दे, ब्लॉक कर दे हमें। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग हर वीक, मैंने भाई ये चैनल कोई पैसे बनाने के लिए नहीं बनाया हुआ, मुझ पर अल्लाह का शुक्र है, मैं चले रोटी 2 टाइम की बड़ी इज्जत से खा लेता हूँ, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसे बनाने की। हर वीक को मुझे 2 4 5 6 बंदे बैन करने पड़ते हैं, फेसबुक से भी और यूट्यूब से भी। वजह सिर्फ वो ऐसी होती है कि कोई बंदा जो है वो इज्जत से मानना पसंद नहीं करता, कि उनके कमेंट फिर आएंगे उल्टे कमेंट। भाई अगर नहीं प्रोग्राम पसंद तो बार बार कहता हूँ ना देखें, हम आपको ब्लॉक करें इसकी बजाय आप हमें ब्लॉक कर दें। तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप प्रोग्राम को ना देखें। लेकिन यहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये गारंटीड हो, ये रॉन्ग भी हो सकता है। शायद आपने जो बात की हो वो एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट हो जो हम बता रहे हैं। लेकिन जब बात की जाती है तो मेजोरिटी की जाती है, 100% की कोई नहीं की जाती। तो मेरे भाइयों, अगर कोई बात ना आपको पसंद आए तो मेहरबानी करके हमारे दोस्त जो बड़े मोतबर गेस्ट होते हैं उनको बचाइएगा। अच्छा गुरु भाई, जो बात जिशान साहब ने की उस बारे में आप क्या कहेंगे? नो, वो भी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस है। लेकिन एक सवाल और भी है हमारी तरफ से जीशन को। जी सर। देखिए, यूजुअली गुरु भाई की आवाज बर्ड्स। चली गई, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सईद साहब। आप जो है बिल्कुल जी, उन दिन काफी दिनों के बाद हुए, थोड़े मसरूफ हो गए थे। और उसके बाद आसिम खान साहब भी और मलक वकास साहब, बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। तो गुरु भाई आपसे की रिसेप्शन चली गई थी, मैं पूछ रहा था कि आपकी नजर में एज क्या मैटर करती है? हेलो। गुरु भाई मैं पूछ रहा था कि जिशान भाई ने आगे बताया एज को लेकर के, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, एज वाइज क्या होनी चाहिए एज पेयरिंग के लिए? नहीं, वही तो मैं कह रहा था, जैसे जीशन कह रहे थे, मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ उसी तरह का है। अच्छा, नर नर की एज जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, मादी की अगर कम भी हो तो खैर है, चलेगा। अच्छा मेरा गुरु भाई एक्सपीरियंस में भी कुछ इसी तरह हुआ। जी। एक चीज आपसे और पूछूं। ये तो आपने हमें एज वाइज बताया, जिशान भाई ने बताया, आपका भी एक्सपीरियंस ठीक है। गुरु भाई कलर के लिहाज से आप क्या कहते हैं?
मंजदीर सिंह साहब भी हमारे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। सईद समीर कामी साहब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि ब्रीडिंग में नर और मादी का इंतखाब कैसे किया जाए। हमारे वीडियो को शेयर करें दूसरे ग्रुपों में और सवाल पूछे, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। अभी हम ऑनलाइन सवाल जवाब ले रहे हैं आपके। गुरु भाई, कलर कितना मैटर करता है आपस में क्रॉसिंग के वक्त? कलर मैटर जरूर करता है। कलर को ध्यान में रखते हुए हमको ब्रीडिंग करना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक पीला मुर्गे को ले लेते हैं आप। पीला मुर्गे को ले लेते हैं, उसको अगर जावन मुर्गी या फिर सलेटी मुर्गी, हो सकता है वो मुर्गी बहुत ही अच्छी हो और अच्छी फाइटर हो और अच्छी नस्ल से हो, लेकिन कलर वो दोनों का मैच नहीं होता। कुछ अजीब व गरीब कलर आते हैं बच्चों में, वो दे आर नॉट एट ऑल प्रेफरेबल। इसलिए हम ऐसे नहीं करते। पीला मुर्गा है, उसको लाखा मुर्गे से हम कर सकते हैं या फिर पीली मुर्गी से हम कर सकते हैं ब्रीडिंग। कलर भी मैच करना चाहिए, ये एटीट्यूड मैच करना चाहिए, नस्ल मैच करना चाहिए, ये सब देख कर के ब्रीडिंग करना चाहिए। अच्छा ये गुरु भाई, मतलब इंडिविजुअली, जी आप कहना चाह इंडिविजुअली रहे हैं कि जब हो सकता है, और मुर्गी बहुत ही अच्छी है लेकिन उसका मैचिंग अच्छे से नहीं हो पाया, तो रिजल्ट है ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तो हम नहीं आएंगे और उस तरह नहीं हो सकता। गुरु भाई, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब ब्रीडिंग करें तो हमको पता होना चाहिए कि जो बच्चे निकलेंगे वो क्या होंगे। ये ना हो कि जो हाँ, हम ब्रीडिंग कर, मतलब पता ही ना हो कि इसमें क्या रंग निकलेंगे। कलर को मजीद स्ट्रॉन्ग और पक्का करना चाहिए, ये आपका कहना है। जिशान भाई, कलर्स को लेके गुरु भाई ने तो हमें बताया कि ये चीजें जरूरी है, कलर मैच करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा कलर कौन से कलर के साथ जाता है, इतना नॉलेज होना चाहिए। आप उस लिहाज से क्या कहते हैं, कलर कितना मैटर करता है या कि कलर का कोई मसला नहीं? करेक्ट। तो बहरहाल कलर के मुताबिक क्या होता है कि हर रीजन में अलग कलर प्रेफर किया जाता है। तो साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग याकूत या तो फिर कगर प्रेफर करते हैं। हैदराबाद के साइड में ज़्यादातर लोग पीले या जले जले लाखे या जला जला याकूत जैसे जिसको बोलते हैं वो रंग प्रेफर किया जाता है। तो हर रीजन का एक अलग अलग प्रेफरेंस होता है। तो मैं रंग के मुताबिक ये समझता हूँ कि जिसको हम पक्का रंग बुलाते हैं, इसमें बात पक्की या कच्ची की नहीं होती है, बस ये होता है कि जिसको जो प्रेफरेबल कलर्स होते हैं, यानी कागर हो गया या फिर याकूत हो गया, ऐसे रंगों के साथ जो आपकी याकूत मादी होती है या तो फिर आपकी बाजरा मादी होती है, ऐसे पक्के रंगों को मिलाने का मैं बस एक सजेशन देता हूँ। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, आप प्रिडिक्टेबल होती है। आपका जो ब्रीडिंग होता है वो आपको प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि मैंने नर ये लगाया है और मेरी मादन ये है, तो मेरे बच्चे शायद यही रंग के आएंगे। और बात बहुत बार आपका जो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक सही निकलती है। कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो एकदम बाप और मादी के रंग से हट के आता है। वो तो वो तो बेसिकली जीन होता है कि शायद वो बाप और माँ पे नहीं गए, किसी और जीन पे चले गए, उस वजह से उसका रंग बदल गया। बट जब आप कोई डार्क कलर्स प्रेफर करते हो, जैसे याकूत हो गया या पीला हो गया या तो फिर आपका कगर हो गया, तो इस वजह से आप कोई भी उसके लिए मैचिंग हेन डालते हो जो एक ही कलर की होती है, जो वही कलर पैटर्न में होती है, तो उस वजह से आपका क्या होता है कि आपको प्रिडिक्टेबिलिटी मिल जाती है। बहरहाल ब्रीडिंग का सबसे अच्छा चीज़ और सबसे बुरी चीज़ भी ये है कि ब्रीडिंग का रिजल्ट जो है आपको 1 साल के बाद ही रिजल्ट पता चलेगा। जो भी बच्चा सम, निकलेगा, आपको तकरीबन 1 साल तक वेट करना पड़ेगा कि तब तक आपको पता चले कि ये मुर्गा कैसे निकलेगा। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ब्रीडिंग जो है एक काफ़ी रिस्की चीज़ होती है। क्योंकि आप बच्चे बनाते हो, फिर आप 1 साल तक वेट करते हो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि ये जो बच्चे निकले हैं ये लड़ाई के काबिल हैं या तो फिर आप आपके पास रखने के काबिल। तो उस वजह से अगर आपको प्रिडिक्टेबिलिटी है कि ये मुर्गा और ये मादी लगाने पे मुझे ये बच्चे आएंगे, तो वैसे मुर्गा और मादियों को यूज़ करने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। गुरु भाई, ये जो कलर है, ये कलर जिस तरह देखिए आप, जावा है, सफेद जावा है, इसी तरह जावा है, काला जावा है, इसी तरह जिस तरह कगर है और जला लाखा हो गया, याकूत हो गया, जला याकूत हो गया, और इसी तरह नूरी कलर हो गया।
ये कलर जो है ये इनको डिवाइड भी किया गया है अपने अपने हिसाब में, या कि ये बस वैसे ही कलर है, या कि ये एक एक पैटर्न में डिफरेंट कलर आते हैं? इनको डिवाइड किया गया कलरों को सील्स की? नहीं नहीं, डिवाइड किसी ने किया नहीं। देखिए, एक कुक्कुट शास्त्र करके एक बुक है, द साइंस ऑफ फाउल फाइटिंग, यू कैन से समथिंग लाइक दैट। उसमें कलर को क्लासिफाई किया गया है कलर को, कलर पैटर्न को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किए हैं। वो फलाना फलाना का कलर का परफॉर्मेंस फलाना टाइम में इस तरह होगा, वो अच्छा है या बुरा है, समथिंग लाइक दैट। गुरु भाई, जो 5 पैटर्न में डिफरेंट में किया गया, उन पैटर्न के अगर आपको नाम याद है तो बता दें, उनमें क्या क्या कलर आते हैं, ताकि हमारे दोस्तों को साथ एक तो आइडिया हो जाए। दूसरा जनाब, मोहम्मद बिलाल साहब, मेहर मोहम्मद, हुसनैन जोटा साहब, आपको भी वेलकम। मोहम्मद असद दस्ती साहब, शुक्रिया। ताज सिंह साहब कहते हैं गुरु भाई के एरिया में तो कलर काफी ज्यादा है, पंजाब में कलर कम है। नौशहरा सील कहते हैं लाखा मुर्गे को अगर सफेद मुर्गी के साथ लगाया जाए तो कैसा होगा, किसी मुर्गे की हासिल करने के लिए। अच्छा जी, सैयद समर काजमी साहब का भी सवाल है पर बाद में आते हैं। तो गुरु भाई, जो कलर को 5 डिफरेंट पैटर्न में किया गया, वो पैटर्न क्या, उनमें क्या क्या रंग आते हैं? अगर आपको अंदाजा है कोई याद तो मेरे दोस्तों से शेयर कर दें। सबसे पहले लाखा है, यानी ब्लैक ब्लैक ब्रेस्टेड रेड। सबसे पहले वो है, वो एक हुआ। बाद में कगर है, यानी ब्लैक। ब्लैक का मतलब ये नहीं ये गले के ऊपर पर है ना वो भी काले होने चाहिए, या फिर पीठ के ऊपर पर जो है ना वो भी काले होने चाहिए, ऐसा नहीं। ब्लैक कलर जो है ना, ब्लैक कलर के पर डोमिनेट करते हैं, वो एक हुआ। और मान लीजिए पैर उसके ग्रीन कलर के, काले कलर के होते हैं, ये कांटे काले होते हैं, लेकिन बाकी यानी पीठ के ऊपर पर, छाती के ऊपर पर लाल होते हैं, फिर भी वो कगरी कहलाता है, यानी ब्लैक कैटेगरी के अंदर आता है वो। समझ गए ना? दो वो हुआ। वो तीसरा है जावा। जावा वो जो बोलते हैं डकविंग जो बोलते हैं ना, वो है ग्रीन कलर के पर या फिर काले कलर के पर छाती के ऊपर, और ग्रीन कलर के पर जो है ना पंखों के ऊपर और पीठ के ऊपर और गले के ऊपर, और काला दुम जो है ना वो। और अनदर कलर है पिंगला बोलते हैं हमारे तरफ, यानी व्हाइट जावा, स्पॉटेड व्हाइट जावा, वो एक कलर हुआ। यानी मोर देन 3 कलर्स अगर किसी जानवर में है तो उसको बोलते हैं मिक्सड कलर वाला। उसमें चीते आते हैं, गलबे हैं, उसमें धुमर है। ये 4-5 रंगों का मिक्स में जो निकलते हैं ना, उसको ब्रॉडली उस कैटेगरी के अंदर डाल के, इसी तरह 5 कैटेगरी, 5 यानी टाइप्स में उसको कैटेगराइज कर दिया। ठीक हो गया जी। गुरु भाई। जिशान भाई की तरफ भी आते हैं, और गुरु भाई आपसे भी ये सवाल पूछे दोस्तों। आपको फिर बता दें, जो दोस्त अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, एक दोस्त ने पूछा कि लाल और सफेद मादी को लगाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। रंग भाई उन्होंने बताया मैच करने चाहिए। अभी इस तरह मुख्तलिफ सवाल आएंगे जी कि पीले काले को लगाएंगे क्या होगा, जामुनी उस तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने बताया कलर मैच करें, कोशिश करें। नूरी जो रंग है वो तो हर मुर्गे में शामिल है, तो जो है उसको आप जिसके मर्जी क्रॉस कराते हैं। तो मेन चीज है कलर मैच करें, कलर पक्के आने चाहिए। तो ये उनका मेन पॉइंट था। तो ये ना हो कि आप ऐसे कलर लगाते फिरें जिनका आपस में कोई मैच ही ना हो, तो वो बदरंगे बच्चे आएंगे। तो इसी तरह हमारे और भाई ने एक ने सवाल पूछा था, वो सवाल रिपीट करते हैं आपका। गुरु भाई और जिशान भाई, बारी बारी क्विक रिप्लाई में मुझे बता दीजिएगा कि मादी की बच्चे लेने से लिए सबसे कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए, और नर की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए, मादी, जहां तक मेरा तजुर्बा है, मादी कभी भी 16 महीने से पहले मैं बच्चे नहीं लेता हूँ। इसमें एक बात हमको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि रेज अलग हैं, यानी छोटे जानवर है ना वो अलग हैं, बड़े जानवर वो अलग हैं। और हमारे तरफ खास करके हमारे एरिया में
ज्यादातर वो पट्ठाबाजी बोलते हैं, यानी कांटे कट करके आधा इंच तक कट करके लड़ाते हैं, या फिर कांटे के ऊपर पट्टी बांध करके लड़ाते हैं। उसके लिए कम उम्र वाले मुर्गे अगर मैदान में ले जा करके हम लड़ाते हैं, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि बाजी तो बहुत लंबे समय तक चलती है। उसके लिए रेसिलियंस वगैरह होना बहुत जरूरी है। उसके लिए बॉडी पूरी तरह मेच्योर जब हो जाता है तभी वो रेडी हो जाता है वो मुर्गा। इसलिए वो कम से कम 18 महीने से पहले हम उसको लड़ाना प्रेफर नहीं करते। उसी तरह मादी को ले लीजिए, वो पूरी तरह जब तक बन नहीं जाती उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट इज एट 16 to 18 months, नॉट बिफोर दैट। ठीक हो गया। जिशान जिशान भाई, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर क्विक से हमारे इस सवाल का अगर आप जवाब दे दें कि छोटी से छोटी कितनी उम्र में बच्चे दिए जाएं, नर के और मादी हो अगर? सो जैसे गुरु सर बता रहे थे कि उनके तरफ नेकेड ही क्लोज्ड हिल के मैच होता है, तो वहाँ पर रेजिलियंस बर्दाश्ती वगैरह बहुत मैटर करता है। लेकिन जब आप हमारे रीजन के साइड आते हो तो यहाँ पर कांटेबाजी चलती है। तो मेरे मुताबिक अगर आप कोई भी मादन लेते हो तो एक मादन को प्यूबर्टी अचीव करने में उसको तक कम से कम 8 से 10 महीने लग जाते हैं। तो 8 प्यूबर्टी यानी वो जो अंडे देने का समय होता है, जब वो अंडे देने के लिए तैयार होती है, उसको 10 महीने लग जाते हैं। तो 10 महीने में एक बार उसने अंडा दिया, फिर उसके बाद तकरीबन वो 1 महीने तक उसको कुड़क बैठेगी। फिर उसके बाद जब तक वो दूसरे बार अंडे तक तैयार होगी ना, तब तक कम से कम उसको 12 से 13 महीने हो जाता है। तो मैं कम से कम एज प्रेफर करता हूँ तकरीबन 14 महीने की मादी। जैसे अभी गुरु सर बोल रहे थे 16 से 18, मैं भी वही रेंज में हूँ, तकरीबन कुछ 12 से 14 महीने, यानी 1 साल से 1 साल 2 महीने के बीच की मादन होना चाहिए। और मुर्गा मैं ये समझता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम तक 24 to 30 मंथ्स, यानी 2 साल से 2.5 साल का मुर्गा मैं प्रेफर करता हूँ कम से कम। अच्छा जी, ये तो सवाल हो गया। आतिफ यासीन साहब ने भी सवाल पूछा। मेरे भाई, हम फिर कहते हैं कि हमारी वीडियो को शेयर करें। सवाल पूछने से पहले हमारे दोस्त सवाल तो पूछ ही जा रहे हैं, वीडियो शेयर नहीं कर रहे। वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें, उसके बाद हमसे सवाल पूछें, हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। गुरु भाई, मुझे ये बताएं, जिस तरह अभी जिशान भाई ने भी बात एक मेंशन आपने बल्कि की थी शायद, मेरे ख्याल में। मैं भी रोजा रख के तो थोड़ा सा भूल गया हूँ, बातें थोड़ी भूलना शुरू हो गई भाई, अभी टाइम बड़ा हो गया। गुरु भाई, आप दोनों में से किसी ने बात की छोटे मुर्गे और बड़े मुर्गे की। तो छोटे मुर्गे और बड़े मुर्गे का जो है, वो छोटे मुर्गे में 3 किलो तक मुर्गे कर लें, 3 किलो 3400 ग्राम, ये छोटा मुर्गा हो गया। बड़े मुर्गे से मतलब जो हो गया वो हो गया 5 किलो अबव। तो छोटे मुर्गे और बड़े मुर्गों के जो है नर और मादियों को आपस में क्रॉस कराना, वो कैसा है, उसका रिजल्ट आपकी नजर में कैसा है? और यही सवाल जिशान भाई आपसे भी है। गुरु भाई के बाद आप जवाब दीजिएगा। तो मैं जरा कम बोल रहा हूँ, मेरी हिम्मत खत्म है सर। देखिए साहब, यानी बड़े मुर्गे और छोटी मुर्गी, या फिर एक यानी बड़े जानवर या छोटे जानवर, चाहे वो मादी हो या नर, वो कॉम्बिनेशन नहीं करना है ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वो नस्लें जो है, वो नस्लें मैच करती हैं नहीं करती, एटीट्यूड मैच करता है नहीं करता है, कलर मैच करता है नहीं करता है, गेम स्टाइल मैच करता है नहीं करता है, और ब्रीडिंग के जरिए आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपका गोल है, क्या आपके नजर के सामने है मैं उस तरह के बच्चा बनाऊं। आपका रिक्वायरमेंट अलग होता है, जिशन का अलग है, मेरा अलग है, यानी डिपेंडिंग अपॉन द एरिया वी लिव इन। जिस तरह के पिटों में हमारे मुर्गे जाते हैं उस हिसाब से हमको ब्रीडिंग करना पड़ता है ना। मान लीजिए मियाँ वाली मुर्गा टॉप क्लास, यानी 10 बाजी जीता हुआ या 15 बाजी जीता हुआ, यानी हर एक बाजी 2-3 मिनट में जीता हुआ, उसको अगर हमारे हाथ में ले लें तो हम कुछ नहीं कर सकते उसको लेकर के। उसको सबसे पहले उसको जोड़ नहीं मिलती, उसको हम ब्रीडिंग भी नहीं कर सकते, कुछ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, कुछ इस तरह है ना। उस हिसाब से देख करके हमको एक काम करना होगा। तो अवेश भाई, मेरा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। बाद दफ़ा आप ये देखते हो कि जो बड़े साइज के मुर्गे होते हैं
उनमें स्पीड कभी कभार कमी होती है, या तो फिर वो फास्ट मूविंग बर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर उनको एनेबल नहीं करता है कि वो इतने तेजी से मूव हो। अगर आप कोई एक ऐसा मुर्गा देखते हो जो छोटा साइज का है, यानी जिसे रेजे हम बुलाते हैं इंडिया में, वो मुर्गे काफ़ी स्पीड मूव करते हैं। लेकिन बड़े साइज के मुर्गों में बर्दाश्ती बेहतर होती है, क्योंकि उनका बोन स्ट्रक्चर अच्छा होता है। लेकिन आप अब जब रेजा पे आते हो, तो कुछ कुछ रेजे में ऐसे होते हैं जो बर्दाश्ती बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाद दफ़ा उसमें कुछ रेजों में इनटेक की कमी होती है। तो पहली चीज़ तो जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो। या तो फिर आप रेज़ों में बर्दाश्ती ज़्यादा करना चाह रहे हो, या तो फिर जो साइज़ के मुर्गे हैं उनमें आप तेज़ी ज़्यादा करना चाह रहे हो। तो इसके मुताबिक आपको ठीक से चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप जब आप एक कोई भी पेयर चूज़ करोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो बहुत साइज़ का मुर्गा होता है या बहुत यानी हड्डीदार मुर्गा होता है, उसको आप एकदम छोटी साइज़ के मादी के साथ आप मिला भी नहीं सकते। तो आपको एक एवरेज साइज़ की मादिन और एक एवरेज साइज़ का मुर्गा जो यानी जो बड़े साइज़ के मुर्गे या तो फिर हड्डीदार के मुर्गे, आपके मुताबिक जैसे अभी 3 केजी का मुर्गा और 4.5-5 केजी का मुर्गा होता है, तो इसमें 5 केजी के मुर्गे को अगर आप 3 केजी की मादी मिला रहे हो या उसके साथ ब्रीड करवा रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसमें क्या अचीव करना चाह रहे हो। या तो फुर्तीली अचीव करना चाह रहे हो, या तो फिर आप इनटेक कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हो। तो इसके मुताबिक आपको बहुत कॉशियसली मुर्गी या तो फिर मुर्गा चूज़ करना पड़ेगा कि इसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे। तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि जो बड़ा साइज़ का मादन होता है या बड़े साइज़ की जो मादी रहती है, उसके साथ जब आप एवरेज साइज़ के मुर्गे मिलाते हैं, तब आप या छोटे साइज़ के मुर्गे मिलाते हैं, उस टाइम पे आपको कुछ दफ़ा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ये बस मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने दोनों को ट्राई किया है। बड़े साइज़ के मादियों और छोटे साइज़ के मुर्गों से बच्चे आपके काफ़ी अच्छे निकलते हैं। जब आप छोटे साइज़ की मादी डालते हो और बड़े साइज़ के मुर्गे डालते हैं, उस टाइम पे मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है। बस ये मेरा एक्सपीरियंस है। गुरु सर, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हम जरूर कुछ बोलेंगे, लेकिन एक सवाल आपसे। हाँ, जी सर। देखिए, वाइड बॉडी वाले और लंबा ताने वाले, ये दो किस्म के होते हैं ना। करेक्ट सर। अगर आप आपके एरिया में यानी ओपन कांटे वाली बाजियां होती, उसके लिए किस टाइप का जानवर प्रेफरेबल है ब्रीडिंग के लिए? जैसे जिसकी छाती बहुत बड़ी होती है, हम उसको प्रेफर जी। नहीं करते। जिसका तन लंबा होता है, जिसकी बैक लंबा होता है, हम लोग वैसे जानवर प्रेफर करते हैं। क्योंकि जिसका चेस्ट बहुत वाइड होता है, उसको अपोनेंट के मुर्गों को मारने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। और हमारे यहाँ में क्या होता है कि एक जो मुर्गा होता है, एक अपोनेंट के मुर्गे से बहुत चिपक के लड़ता है। तो उस वजह से हम थोड़े लंबे बॉडी वाले मुर्गे प्रेफर करते हैं कंपेयर टू वाइड चेस्टेड बर्ड्स। ओके। गुरु भाई यानी यहाँ वाइट पर। चेस्टेड बर्ड। जी, जी बोलिए बोलिए। जी जी। गुरु भाई यहाँ पर सवाल तो हमारे आतिफ भाई ने भी किया कि फाइटर बच्चे लेने। अच्छा जी, ये जो बच्चे जितनी हम ब्रीडिंग बता रहे हैं, सारी लड़ाई वाली की ब्रीडिंग बता रहे हैं, इसमें जी कोई भी ऐसा नहीं कि जो है हम आतिफ भाई आतिफ असीम भाई रोजा मैंने रखा हुआ है, आपको लगा हुआ है, यहाँ फाइटर की बात हो रही है। तो भाई साथ अजीम अजीम अली भाई, आपने भी वही सवाल पूछा, तो मुझे बताएं मेरे भाई, हमको सब गोश्त वालों की गोश्त की बात करके मुझे फिर पेट में चूहे नहीं। अल्लाह सलामत रखे। हमारे भाई हैं जनाब, आके सवाल पूछते हैं। अच्छा, साथ थोड़ा थोड़ा हम भी हंस लेते हैं भाई आपके बहाने। ताजा सिंह साहब, ताजा सिंह साहब आपको लेकर आएंगे। आपने काफी बातें बताई हमें, तो आप अच्छे ब्रीडर हैं, तो जरूर आपसे हम कांटेक्ट करेंगे, आपको प्रोग्राम में लाइव लेकर भी आएंगे। ताजा सिंह साहब ने जी एक सवाल किया गुरु भाई, पता है एक मुर्गा होता है मसेल जो गोश्तल होता है, एक होता है परेल जिसमें पर ज्यादा होते हैं। तो ये कहते हैं मसेल और परेल मुर्गे का क्रॉस आपस में कैसा होता है? फिर वही बात, यानी आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? परेल और मसेल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हार्ड फेदर वाले सॉफ्ट फेदर वाले, उतना ये नहीं है। आप किस तरह का गेम उसमें होना है, या फिर किस तरह का एटीट्यूड उसमें होना है, वो देखकर आप ब्रीडिंग करेंगे, तो फिर ये जो है ना, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वेदर इट इज परेल और मसेल।
जिशान मैं भाई आप क्या कहें? मैं गुरु सर से सहमत हूँ, क्योंकि मसील या तो फिर परियल मुर्गों का जनरली इस चीज़ से ताल्लुकात रखता है कि आप उनसे क्या अचीव करना चाहते हैं। जनरली जो मसील मुर्गे होते हैं वो मजबूत होते हैं, उनके इनटेक थोड़ी अच्छी रहती है, या परियल मुर्गों में तेज़ी ज़्यादा रहती है, फुर्तीले होते हैं। तो यस। इनमें आपको ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब आप एक परेल और एक मसील को मिलाना चाहते हो, आपका आउटपुट आपको क्या चाहिए? आपको मसील ऐसे मुर्गे चाहिए जो परेल के जैसा मूव करेंगे, या तो फिर परेल मुर्गे ऐसे चाहिए जो मसील जैसा मारेंगे। तो इसके कॉम्बिनेशन के मुताबिक जैसे बोलते हैं कि A+B=C, या तो फिर आपको डिपेंड करता है कि आपको सी कैसा चाहिए, ए जैसा चाहिए या बी जैसा चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो बादफा परियल मैं प्रेफर करता हूँ कि परियल मादी और मसील मुर्गा, ये कॉम्बिनेशन यस। कभी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। बादफा यस। आपको अगर मसील मादी और परियल मुर्गे से हमेशा ये ध्यान में रखिए कि मसील मुर्गा होना चाहिए और आपकी मादन जो होती है वो परियल होना चाहिए। वो कॉम्बिनेशन आपको काफी अच्छा रिजल्ट देता गुरु भाई ये आप क्या कहते इसलिए ये इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा मादी जिस तरह रहती है उस तरह के बच्चे बनते हैं, इसलिए है। वो मादी जो है ना वो उस तरह होनी चाहिए। क्योंकि ब्रीडिंग में ज़्यादातर फीमेल जो होता है उसका डोमिनेटिंग जीन होता है। अक्सर जो बच्चे निकलते हैं 70 to 80% जो है वो फीमेल को रिजेंबल करते हैं, तो फिर फीमेल के क्वालिटीज़ को लेके आते हैं। जैसे फीमेल की लाइन होती है, उसका बाप होता है या उसका भाई होता है या तो फिर उसका दादा या ऐसा होता है, तो उन उन पे ज़्यादातर बच्चे जाता है। तो उस वजह से हमेशा ये मैं बस यही सजेस्ट सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ब्रीडिंग के बारे में बात करते हो तो मादियों पे फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैं बताया पहले कि मसील मुर्गा और परियल मुर्गियों में रिजल्ट आपको थोड़ा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई यहाँ तक। गुरु भाई, ब्रीदिंग के हवाले से एक तो आखिर में आप कुछ बात करना चाहते हैं तो वो बताएं, आपको मैं मौका देता हूं। या अभी बात एक और है कि ब्रीडिंग तो यहाँ पे रुकी नहीं, हमने तो ब्रीडिंग का पेयर का प्रोग्राम कर रहे हैं, ब्रीडिंग का पेयर तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद आ गया ब्रीडिंग हो गई, मुर्गी ने अंडे दे दिए, तो अंडे मुर्गी के नीचे निकालना कैसा है, अंडों को इंक्यूबेटर में निकालना कैसा है, अंडे जो है वो एक मुर्गी के दूसरी के नीचे रख दिए, देसी के नीचे रख दिए, लड़ाई वाली के नीचे ना रखे, वो बच्चों का रिजल्ट कैसा रहता है। राज भाई ने एक मरतबा एक बात बताई थी हमें। राज भाई ने कहा था कि हमने एक मरतबा जंगल में जाकर मुर्गे अंडे एक मोर के नीचे रख दिए, और जब बच्चे निकले तो हम उनको उठाकर वापस ले आए, लेकिन पूरी जिंदगी वो बच्चे जो है वो हमारे साथ हिले गुले नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट पड़ता है। आप इस बारे में मुझे तो मशवरा दीजिए, इस बारे में पूरा प्रोग्राम करना चाहिए कि मादी अंडे देने के बाद अंडे निकलने तक का प्रोसेस क्या है, या कि उसको इसी में ऐड करने में छोटा सा टॉपिक है, या कि वो बड़ा नहीं टॉपिक नहीं का नहीं, अलग प्रोग्राम। ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है इसमें मैटर, वो अलग से प्रोग्राम कर लेंगे। वो अलग से। और मेरे गुरु मेरे कुछ सवाल हैं आप लोग यानी आप दोनों से। जी सर। देखिए, यानी जब ब्रीडिंग ब्रीडिंग के लिए मादी और नर को छोड़ते हैं एक साथ, क्या ये जरूरी है कि उसके लिए अलग से खुराक बना के देना चाहिए या फिर स्पेशल फीड जो है ना वो देना चाहिए या नहीं? आ, गुरु सर, मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप ब्रीडिंग करते हो तो आप आपका फ्यूचर का स्टॉक बना रहे हो। आप कुछ ऐसे जी हाँ। मुर्गे बना रहे हो जो आपके साथ कुछ सालों तक आप रखना चाहते हो। तो अटमोस्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आपके बच्चे फर्टाइल निकले, यानी आपके अंडे फर्टाइल निकले, ताकि उनकी हैचिंग अच्छी हो। जब वो हैचिंग अच्छे से होगी फिर उनका ब्रूडिंग अच्छा हो। जब वो ब्रूडिंग अच्छा हो जाएगा तब आपका चिक जो है वो नेचुरली अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो बेसिकली जब आपका जो मेल और जो फीमेल यानी जो नर और मादन होती है, उसको जब आप कोई अच्छे से, यानी जनरली ब्रीडिंग के टाइम पे आप हाई प्रोटीन फीड भी देते हो। आ, तो उस टाइम पे जब आप हाई प्रोटीन फीड देते हो जनरली मुर्गे जो हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं और मादी भी काफ़ी हेल्दी होती है। तो उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि स्पेशल फीड देना बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि दिस रिजल्ट्स इन अ बेटर फर्टिलिटी, एंड इसके वजह से आपको काफ़ी अच्छे बच्चे भी निकलेंगे जो जिनकी इम्यूनिटी शायद थोड़ी बेहतर हो सकती है। आपकी क्या राय साहब? बिल्कुल गुरु भाई, जो भाई जिशान भाई ने कहा कि ब्रीडिंग का तो जो रूल है फर्स्ट, उसमें यही चीज सबसे पहले प्रेफर की जाती है कि एक मुर्गा बीमारी से अगर निकला है, एक मुर्गी बीमारी से निकली है, वो चाहे अंडे भी दे रही है तो उसकी ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए। तो उसकी मेन रीजन तो यही है ना, उसकी ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए कि वो कमजोर है। तो करेक्ट। इसी तरह अगर एक मादी ने एक नर के साथ अंडे दिए और अंडे देने के बाद उसको हमने क्रुक नहीं बिठाया, दोबारा जब उसके अंडे लेंगे तो उसमें से वो उम्मीद ना रखे कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा जो उसने 1 साल के बाद अंडे दिए उनमें से मिलेगा। इसमें तो उसमें बच्चे बीमारियों से बचेंगे, ये तो बात एक अलग टॉपिक है कि उनका जो है वो बीमारियों से बच जाएंगे, उनमें जो है जवान होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन उससे हट के इसका इम्पैक्ट उनकी फाइट पे भी पूरी तरह पड़ेगा। एक कमजोर इंसान और एक हेल्थी इंसान में लड़ने में, भागने में, मूवमेंट में, फुटवर्क में, सोचने की सलाहियत में फर्क होता है। ये फर्क जो है, ये परिंदे हैं, बेशक इनकी जुबान नहीं है, ये बोल नहीं सकते हमारे वाली जुबान, लेकिन इनके भी एक अपनी जुबान, एक अपना इनके अंदर फीलिंग, इनके अंदर वही सिस्टम है। तो मेरे ख्याल में मुर्गी और मुर्गे का हेल्थी होना इतना ही जरूरी है जितना जरूरी के ब्रीड कराना होता है। तो वो जिशान भाई की बात से मैं 100% एग्री। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि हमारे साउथ इंडिया और जो मैं रीजन से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर ब्रीडिंग का अक्सर एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर कोई मुर्गा जैसे एक बाजी या दो बाजी मारा हुआ होता है, जब वो मुर्गे की बादफा क्या होता है, मुर्गा बाजी मारता है लेकिन उसकी अंकी चली जाती है या कुछ माइनर डैमेज हो जाता है, जिस वजह से बाजी तो जीत जाता है बट थोड़ा बहुत उसको माइनर डैमेज हो जाता है, क्योंकि मुर्गा ऑलरेडी तैयारी हो चुका होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, वैसे मुर्गों को मादियों के साथ डाल के उसको ब्रीड के लिए प्रीफर करते हैं, क्योंकि मुर्गा ऑलरेडी एक दंगल मारा हुआ मुर्गा होता है, तो इट्स अ प्रूवन ब्रीड। और उसके अलावा उसके बाद और एक क्या होती है कि इसको मुर्गे को तैयारी ऑलरेडी हुई होती है, तो उस वजह से मुर्गा काफ़ी बेहतर हालत में होता है। ये हमारे साइड का एक काफ़ी सारा एक स्टैंडर्ड अप्रोच है कि लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं। बट जैसे हाँ सर। हाँ यानी वैसे सर। पिट प्रूवन मुर्गे को चुनते हैं, दैट्स व्हाट यू आर हाँ ट्राइंग टू से ना? करेक्ट, एक पिट प्रूवन चूज करते हैं सर, क्योंकि पिट के लिए जब आप एक मुर्गा लेके जाते हो उसको तो आप ऑलरेडी तैयार करते हो। करेक्ट। अगर वो बाजी मार देता है तो तब आपको एक प्रूफ मिल जाएगा कि ये ब्रीड अच्छी है या तो फिर ये नस्ल अच्छी है, तो क्योंकि मुर्गा ऑलरेडी तैयार हो चुका होता है, मुर्गे को लेके आके यहाँ पर मादियों पे डाल देता है। ये यहाँ का एक जनरल अप्रोच है। तो बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मुर्गे को आप प्राइम हेल्थ पे रखिए। उसके जो एक जो जैसे एक मुर्गा मजबूत होता है खा पी के, वैसे मुर्गों के जब आप ब्रीड बनाते हैं उस टाइम पे आपको जो बच्चे निकलेंगे वो काफी बेहतर तरीके के निकलते हैं। देखिए, अगर मोल्ड कर रहे हो, या नर हो या मादी हो या जी दोनों मोल्ड कर रहे हो, उस टाइम ब्रीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर नहीं सर। करना चाहिए तो क्यों? सर पहली चीज तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब मोल्टिंग पे जानवर रहते हैं वो अपने आप ब्रीड करना प्रेफर नहीं करते हैं। जो मैंने Yes. एक कुछ कुछ जानवरों में ऐसा देखा है कि जो मोल्टिंग पे रहते हैं, जो मुर्गा 3-4 बाजी मारा हुआ मुर्गा होता है, वो अक्सर कोई मुर्गे को चेहरा ही नहीं देता, यानी उसके साथ लड़ता ही नहीं है, वो अपने आप को दूर रखता है। और मोल्टिंग के टाइम पे मुर्गा जो है मादियों से अपने आप को दूर रखता है। कुछ मुर्गों में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया और मैं ये प्रिफर करता हूँ क्योंकि मुर्गों की जो परें होती है, जो उनका जो पाइप आता है, जो फेदर का जो पाइप आता है, इट इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ ब्लड, राइट, जो खून में रहता है। तो उस टाइम पे मोल्टिंग के टाइम पे ब्रीडिंग करना मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ। मुर्गा जब मोल्टिंग क्लियर करके जब आता है, जैसे मोल्टिंग क्लियर करने के बाद, कुरुच करने के बाद 30 to 45 डेज के बाद मैं उसको ब्रीडिंग के लिए यूज करता हूँ। मोल्टिंग के टाइम पे मैं जनरली यूज नहीं करता। आप क्या कहते हैं साहब? गुरु भाई, जब ब्रीडिंग का एक तो जब होती है, मोल्टिंग का टाइम होता है, उस वक्त तो मादियां अंडे ही नहीं देती। नर का है, हाँ, नर की ब्रीड कराई जा सकती है, उसे गर्म करके अगर छोड़ा जाए मादी अंडों पे है तो नर जाके ब्रीडिंग करेगा। हमारे जाती एक्सपीरियंस में ये एक मर्तबा नहीं हुआ, कई मर्तबा ये हमने आजमाया कि जब बर्ड मोल्टिंग पे हुआ तो उसको किसी तैयार मादी के साथ छोड़ा, क्रॉसिंग हुई, सब कुछ हुआ, अंडे भी दिए मादी ने, लेकिन उनमें से बच्चे नहीं निकले।
वही मुर्गा जब मोल्टिंग कंप्लीट कर चुका तो उसी के बाद बगैर किसी मेडिसिन के उसके बच्चों का रिजल्ट जो है वो ठीक आया। बल्कि ज्यादा दूर क्या जाए कि ये इस मोल्टिंग में भी राजा जहूर साहब को मादी थी हमारी, वो अंडों पे आई, तो राजा जहूर साहब जो हमारे साथ प्रोग्राम में भी आते हैं तो उनके पास वो नार भी खड़ा था और मादी भी। तो उसके अंडे, वो नार असल में वापस आना था, जाना था। तो 3 मादियों के साथ उसके अंडे लिए, तीनों के साथ खाली निकले, एक के साथ शायद एक बच्चा निकला। वही नर अभी दोबारा जो है वो हमारे दूसरे डेरे पे खड़ा है। तो वहां पे उस नर की ब्रीडिंग पूरी चल रही है। सिर्फ मोल्टिंग के दौरान उसने जो उसके क्रॉस हुए, या एक तो नर का जो है वो बॉडी पूरी दर्द कर रही होती है, उसे उस वक्त खुद जरूरत होती है इस उसका जो पर है वो खून चूसते हैं और बड़े होते हैं। तो मोल्टिंग के दौरान बच्चे कराए भी जाए अगर तो मेरे ख्याल में जिस तरह मजबूरी हो तो बंदा कराता भी है, सारे शौकीन कराते हैं। बहुत सारी चीजें जो वो रूल रेगुलेशन में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल शौक में इन होते हैं तो हमें उनको अवॉइड करना पड़ता है कुछ और रीजन की वजह से। कि अभी नार जिस तरह मैंने बताया कि मोल्टिंग में बच्चे कराना बिल्कुल नुकसानदेह है, बच्चे निकलते भी नहीं है, रिजल्ट भी कम है, जुल्म भी है, मादियां पर खा जाती हैं, मुर्गे खराब हो जाते हैं। तो जुल्म है, ज्यादती है, लेकिन मजबूरी भी हो तो करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में गुरु भाई नहीं करानी चाहिए मोल्टिंग में। मादियां तो किनारे का देना, वो तो अंडे देती नहीं है। मोल्टिंग में मैंने नहीं देखी आज तक कोई मादी अंडे उतार दे। जब एक तक एक बात इसमें ये भी है, एक बात इसमें ये भी है, देखिए वो वेंट एरिया में वो छोटे छोटे पर निकलते हैं ना मोल्टिंग के टाइम में, कली जो बोलते हैं, बहुत नाजुक रहते हैं। वो अगर मादी को टच करें तो वो थोड़ा दर्द होता है नर को, इसलिए पूरी तरह वो झुकता नहीं है क्रॉसिंग करने के लिए। इसलिए स्पर्म जो है ना वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही निकल आता है, बाहर ही चला जाता है। शायद इसलिए भी, इसलिए हो सकता है कि वो मादी में मादी के अंडों में से बच्चे नहीं बने हो, ऐसा भी हो सकता है ना। सर, और दूसरी भी ये बात हो सकती है क्योंकि जब भी अगर आप मोल्टिंग के टाइम पे मादियों को ऑब्जर्व करते हो, जो उनके फेदर के जो अंदर का हिस्सा होता है और गर्दन का हिस्सा होता है, गर्दन का जो मोल्टिंग होती है वो सबसे लास्ट पे मोल्टिंग होती है, तो फिर वो सबसे पहले मोल्टिंग हो जाती है। तो जब मुर्गा ब्रीडिंग पे जब जाता है तो वो सर सर के पर पकड़ता है और उसके जो पैर रखता है वो उसके जो विंग्स के बीच में रखता है। और वहाँ पर जो होता है, और जो अक्सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो पर होते हैं वो हमेशा सबसे पहले वहां से शुरू होता है। तो उस वजह से मादी का क्या होता है, जब वही वो पर पे जब पैर रखता है तो मादी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिससे मादी ठीक से बैठ नहीं पाती। दबती नहीं, हाँ करेक्ट, दबती जब नहीं। ठीक से दबती नहीं है, जब वो ठीक से दबेगी नहीं तो जो मुर्गा जो है कितना भी फोर्स करे, कितना भी कोशिश करे, जिस जगह पे उसका स्पर्म जाना है, जो एक आइडियल जगह होती है, शायद वहां से वो ठीक से नहीं जाता है। ये बस मेरा एक्सपीरियंस है और कुछ हद तक ये सही भी निकला है मेरे साथ। और एक सवाल है हमारे तरफ से। देखिए, एक नर मान लीजिए वो 2.5 years या 3 years अच्छी सेहत में है, टॉप कंडीशन में है, और कोई डिसीज वगैरह नहीं है, पूरी तरह मोल्ड होके है, उसके साथ 3-4 मादी छोड़ सकते हैं या फिर एक साथ एक ही मादी लगाना चाहिए? सर, मैंने जैसा ऑब्जर्व किया है, अगर आप खुले में ब्रीडिंग कर रहे हैं या तो फिर आप हैंड ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो ये यही दो किस्म के ब्रीडिंग आप कोई भी एक बंदा कर सकता है कि एक मुर्गों को और मादियों को उसने खुला छोड़ दिया। तो बहरहाल आप अगर 4 भी मादियां उसके साथ छोड़ेंगे, मादियां सारे एक ही टाइम पे हीट पे नहीं आती। मादी जो हीट पे आती है वही मादियों के साथ वो मुर्गा फिरता है। मुर्गा और मादी अपने आप को चुनते हैं। मुर्गा ऐसी मादियों के पास घूमेगा जो मादी हीट पे आई होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मुर्गे के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 मादियाँ रख सकते हो। लेकिन अगर आप 4 भी रखोगे तो मुर्गा एक ही टाइम पे जो मुर्गी हीट पे आई होती है, जो अंडे पे आई होती है, उसी के साथ थोड़ा ज़्यादा घूमेगा जब तक कोई और मादी अंडे पे नहीं आएगा। तो चाहे आप 4 मादियों एक ही साथ छोड़ दे, मुर्गा एक टाइम पे सिर्फ एक ही मादियों के साथ, एक या मैक्सिमम 2 मादियों के साथ ही ब्रीड करता रहेगा। ओके। गुरु भाई जो बड़े मुर्गे ना आपके इंडियन के बड़े मुर्गे जो हैं, बड़े मुर्गे अगर आप 3-4 मादियों के साथ छोड़ दें तो वो रगबत भी नहीं करते, वो एक मादी के साथ हार्डली ब्रीडिंग करते हैं अपने टाइम में। जो बड़े मुर्गे हैं 5-6 किलो वाले, क्योंकि वो भी हमारे पास हैं, हमारे अंकल खान नवाब खालिद खान साहब के पास। तो बड़े मुर्गे एक मादी के साथ ब्रीडिंग करने में टाइम लगा देते हैं।
और वो तभी क्रॉस भी करते हैं जब कोई मादी उस वक्त अंडों पे आई है अपनी तरफ से। वो जबरदस्ती वाली क्रॉसिंग नहीं करते जो बड़े मुर्गे हैं। तो उनके साथ एक मादी लगाएंगे तो बच्चे निकलेंगे, मेरे ख्याल में ये बेस्ट तरीका है। रूल भी वैसे ब्रीडिंग का यही है। लेकिन जो नस्लें हमने बना ली हैं छोटी, उनके साथ आप यकीन करें, कुड़ुक मुर्गी उठा के चूचों से छोड़ दें तो वो 3 हफ्तों में उसको भी अंडे दिलवा देंगे। उनमें गर्माइश इतनी ज्यादा है, तो वो लड़ाई में भी इतने तेज है। तो गुरु भाई, अगर मुर्गे की खुराक ठीक है, मेरी नजर में जो हमारे, मैं बात कर रहा हूँ खुले कील वालों की, छोटों की, अगर मुर्गों में खुराक ठीक रखी है तो उसको मादियों के साथ छोड़ दे, वो सुबह शाम ठीक खाए, अपना पेट भर के बाजरा खाए या जो कुछ आप उसको खुराक देते हैं, तो वो 3-4 मादियों को एक टाइम में अंडे दिलवा सकता है और लगातार 12 महीने दिलवा सकता है। उसको कोई ये भी प्रॉब्लम नहीं है छोटे मुर्गों को। तो अगर खुराक ठीक नहीं होगी तो बच्चों में जब रिजल्ट ठीक नहीं आएगा तो फिर हम कहेंगे ये मुर्गा पेट का अच्छा नहीं है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, ये मादी अच्छी नहीं है, ये मादी बेकार है, इसको ज़िबा कर दो। लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमने उसके साथ जो अत्याचार किया हुआ है उस वक्त का, वो भी कोई मीनिंग रखता है। बेहतरीन तरीका यह है 2 मादियों के साथ नर को छोड़ा जाए, उसके बाद नर को महीना डेढ़ गैप दी जाए, फिर 2 मादियों के साथ छोड़ा जाए, साल पूरा ब्रीडिंग कराएं। बजाय इसके कि एक नर के साथ आप 20 मादियों के बच्चे ले लें एक ही टाइम में और उसमें से फिर आप रिजल्ट ढूंढें, तो आपको रिजल्ट नहीं, जीरो मिलेगा, जीरो। तो मैं एक भी सब अवेश, एक सवाल मैं है भी, हमारे तरफ से। हाँ गुरु सर। देखिए, अभी हमारे तरफ एक ट्रेंड चल रही है, क्योंकि इंडियन असील जो है ना, वो ज्यादातर सीधा लड़ते हैं, थोड़ा सा दाव करते हैं और मार उठाते हैं और काफी जोर से मारते हैं, कांटे भी मारते हैं, पैर भी मारते हैं, असर भी मारते हैं। लेकिन ये विलायती मुर्गे जो है ना, भी शामों को ले लीजिए या फिर थाई को ले लीजिए या वियतनामीज को ले लीजिए, वो फुटवर्क बहुत तेज फुटवर्क है, एवेजिव टेक्निक, यानी आगे वाले को उसको इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, कुछ उसी तरह का एवेजिव टेक्निक रहता है। और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वार करते हैं, सीधा खड़े होके वार करने की कोई जरूरत नहीं, कभी पीछे से भी कर देते हैं, कभी साइड से भी कर देते हैं। आगे वाला ये आगे वाला ये मुर्गा किधर है, किस तरफ से आ रहा है, किस एंगल से आ रहा है, उसको पता ही नहीं चलता, उतना फास्ट फुटवर्क है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये इंडियन असील या पाकिस्तानी असील, इसको उस तरह की टेक्निक यानी बच्चों में चाहिए। अगर कोशिश करके ऐसे मुर्गे ला करके हम ब्रीडिंग कर लें तो उस तरह के टेक्निक बच्चों में आने का कोई चांस है या नहीं, वो एक बात। अगर टेक्निक को चेंज करना है, यानी कोई टेक्निक को आप प्रेफर करते हैं, कोई दाव को प्रेफर करते हैं, वो टेक्निक आप चाहते हैं कि आप जो बना रहे हैं ना वो बच्चे में आए, आपको क्या करना चाहिए? ऐसा मुमकिन है या नहीं मुमकिन गुरु है? सर, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुमकिन है। और जी हाँ। बातों का हमने उसको ट्राई भी किया है। कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं जो बहुत जोर से मारते हैं, यानी जो बहुत अच्छे डंडे मारते हैं या पैर मारते हैं। कुछ मादियां ऐसी होती है जो बेल करके लड़ती हैं, जो गर्दन में जैसे जिसको नेक रेसलिंग बोलते हैं, तो फिर नेक में जो बेल करते हैं वैसे मादियां। तो जब ऐसे मुर्गों को आप बेल वाली मादियों से मिलाते हैं तो बच्चे आपको दोनों कॉम्बिनेशन के मिलते हैं, जो हाथ भी टाइट से मारेंगे लेकिन बेल करते करते हुए मारेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो टेक्निक को चेंज करने का ब्रीडिंग के मुताबिक काफी हद तक पॉसिबल है। गुरु अवेश भाई भाई, जो, आप अब आप क्या बोले? गुरु भाई बिल्कुल जिशान भाई ने भी ठीक कहा। अभी शायद कल परसों की बात है, असील यूएसए, उनसे उन्होंने, भाई ने मेरा एक इंटरव्यू लिया। भाई है प्यारे, मैंने कहा भाई हमारे सीनियर दोस्त बैठे इंटरव्यू लो, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, मैं तो खुद सवाल पूछ पूछ के सीख रहा हूँ। लेकिन उन्होंने लिया, उसको भी अपलोड नहीं किया उन्होंने। उसमें भी यही बात आई, फुटवर्क की उन्होंने क्वेश्चन पूछा, स्पीड के मतलब पूछा। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा भाई स्पीड से आपका मतलब क्या है, ये तो मुझे बताएं। आपने बात की फुटवर्क की, फुटवर्क बहुत ज्यादा तेज है, ये भी एक स्पीड है। मुर्गे चढ़ावा करके बस उड़ते ही जाते हैं, अमेरिकन बर्ड्स हैं जिस तरह, वो भी एक स्पीड है। मुर्गे पिछ पैरे होके बर्मन मुर्गे हैं जिस तरह पीछे टक 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 करके पीछे जाते हैं, वो भी एक स्पीड। स्पीड के बहुत सारे, मुर्गा नोक डाल के कितनी देर में पाँव मार रहा है,
सांस लगते साथ टक 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 उड़ता जा रहा है। ये भी एक स्पीड है, स्पीड मुख्तलिफ डायरेक्शंस में है। तो गुरु भाई जो फुटवर्क की आप बात कर रहे हैं, वो फुटवर्क जो बंद गद्दी की लड़ाई है उसमें वो फुटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने शामू का मेंशन किया, थाई में भी है मेंशन, फिर नेक लॉकर की बात जिशान भाई ने की। अब लॉकर भी एक किस्म का नहीं है, लॉकर की बहुत तरह की किस्में हैं। बेहतरीन किस्म जिसको मैं गिनता हूँ लॉकर की, जो बेस्ट वे है वो ये है कि जो लॉक ऊपर से डाला जाए, नीचे से आकर नहीं, जो लॉक ऊपर से डाला जाए वो बेस्ट लॉक है। इसी तरह फिर जो फुटवर्क और लॉक की किस्मों में एक लॉक जो है वो इतने पास चले जाते हैं मुर्गे की पीठ से पकड़ के, तो लंग्स को डैमेज करते हैं। वो ब्राजीलियन बर्ड्स हैं तो लंग डैमेज कर देते हैं। तो फिर ये डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन जो खुले कील की मैं बात करूं तो खुले कील में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्लाई, बस उड़ता रहे मुर्गा, उड़ता रहे। और वो 20 बार उड़ेगा तो एक बार तो कील मारेगा 20 बार में, और कील हमने इतना बारीक किया हुआ है कि हद से ज्यादा। तो जो उड़ने वाली टेक्निक है वो हमारे छोटे मुर्गों में तो वैसे है ही ज्यादा, लेकिन उसको अगर हम अपने दिमाग से ब्रीडिंग करा के उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कोई भी चीज है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इस तरह नहीं इम्प्रूव किया जा सकता कि हम कहें कि हम अभी इसको ब्रीड कराएंगे तो ये निकल आएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए एक वे पे चलना पड़ता है। मेरे ख्याल में कोई भी फाइट को इन करने के लिए किसी भी ब्रीड में हमें 2 से 3 से 4 साल की मेहनत दरकार है, तो वो चीज शायद बन जाए जो हम सोचते हैं। अगर हम फेल हो गए तो भी हमें पता होगा कि क्या मिस्टेक हुई है, शायद नेक्स्ट टर्निंग में हम उसको इम्प्रूव कर लें। आई थिंक ब्रीडिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, क्योंकि आज का टॉपिक भी वही है। जनरली ब्रीडिंग को मैं समझता हूँ कि एक सबसे मेहनत और सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है, अगर आपने मुर्गा बाजी के लिए निकाला, उसको उसके पीछे आप 1 महीना काम करते हो, मेहनत करते हो और फिर उसको बाजी लड़ा देते हो, तो 1 या 2 महीने में आपको रिजल्ट पता चल जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ आपके घर के मुर्गे लड़ाते हो, आप कहीं से भी खरीद के भी मुर्गे लड़ा सकते हो। लेकिन ब्रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको तकरीबन 2 से 3 महीने मुर्गा और मुर्गी को जोड़ में रखना पड़ेगा, उसके अंडे निकालने पड़ेंगे, फिर बच्चे निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उनको 1 से 1.5 साल तक उनको हिफाजत करो और फिर उसके बाद लगाओ। तो ब्रीडिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। और ये शौक मुझे जितना मैं 12 साल से शौक कर रहा हूँ, एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आई कि जब तक ये शौक में ब्रीडिंग जारी रहेगी, जब तक अच्छे ब्रीडर से शौक में रहेंगे, तब तक आपको बेहतर से बेहतर जानवर आपको मिलते रहेंगे। अच्छा जी गुरु भाई, ब्रीडर को बचाना है ब्रीड को भी बचाना है, ब्रीडर को भी बचाना। गुरु भाई हम इसको प्रोग्राम को समेटते हैं क्योंकि हमारा रोजे का भी टाइम करीब आ रहा है। यहाँ पर एक तो हमारे भाई ने सवाल किया था, चूंकि ये हट के सवाल था भाई, इसीलिए मैंने नहीं किया। किसी कौन से भाई ने किया था जी के पता नहीं, हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि पाकिस्तानी असीलों में बर्दाश्त कम क्यों है। तो मेरे भाई मैंने तो नहीं देखा बर्दाश्त असीलों में कम के, दुनिया में कहीं पे भी बर्ड्स हैं। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप जवाब दें, तो भाई दुनिया में कहीं पे भी बर्ड है। इंडिया में हमारे साथ दोस्त बैठे हैं, ये भी बताएंगे इंडिया में भी असील भागता होगा, पाकिस्तान में भी असील भागता है, शामू भी भागता है, थाई भी भागता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो असील भाग रहा है, वो कम बर्दाश्त है। इसका मतलब है नस्लें, कुछ नस्लें हैं जो मशहूर हैं दुनिया में। हर असील तो मशहूर नहीं है, बंदे जाके मंडियों से लेकर असील तो नहीं रखते, नस्लें ढूंढते हैं। नस्लें क्यों ढूंढते हैं, उसकी कोई वजह है। उस वजह को पकड़े कि क्यों लोग नस्लें ढूंढते हैं, हम ब्रीडिंग का प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, कोई वजह होगी। वरना तो हमें क्या जरूरत है भाई, नार मादी लगा लो, जो बच्चे निकले ठीक है, हम तो ये भी कह सकते थे। इतनी इतनी चीजें बताने का कोई मकसद होगा। तो इसीलिए मुर्गे भागते हैं, क्योंकि उनकी ब्रीडिंग सही नहीं कराई होती, उनमें नस्लें सही नहीं होती, वो बदनस्ले होते हैं तो भागते हैं। तो वो नाम के असील होते हैं। इसी तरह हमारे एक बड़ा जसीर भाई ने प्रोग्राम पूछा, वसीम भाई तो यहाँ पे कोई नहीं है, जैसे शान भाई है, गुरुचरण भाई और एक मैं हूँ, मैं मेजबान हूँ। गुरुचरण हमारे जो है वो गुरु नाम के नहीं काम के भी गुरु है। जिशान भाई आपने देखा माशाल्लाह अच्छे जनाब वो एक्सपीरियंस मैन है। वड़ाज भाई आपने पूछा कि चूजे लड़ते हैं, उनका कोई हल बता दे। क्योंकि अभी रोजे का टाइम है, हल मैं क्विकली में बता दूंगा, सवाल नहीं पूछूंगा दोस्तों से। तो भाई जो चूजे लड़ते हैं उनको लड़ने दे, जब लड़ने के बाद उनका मुंह जो है ना वो काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाए, तो सुबह उठ के जो तेल होता है, जमा का तेल जिसको, एक सरु का तेल होता है जो सर को लगाते हैं, और एक और तेल है जो लगाते हैं तो जरा जिस्म को बड़ा लगता है सख्त। वो तेल मुर्गों के मुंह को लगा के छोड़ दे, 1-1 मिनट में सब भाग जाएंगे।
तो नहीं लड़ेंगे आपकी जान छूट जाएगी। तो दोस्तों जो है हम प्रोग्राम को आज समेटने की तरफ लाते हैं। ब्रीडिंग के हवाले से आज हमारा प्रोग्राम था, ब्रीडिंग पेयर कैसे करना चाहिए। हमने प्रोग्राम एक और करना था जिसमें आपको ये बताना था कि एक नई नस्ल जनरेट करने का तरीका क्या है, कि कंप्लीटली डिफरेंट बर्ड आपके खुडे में ए और बी खड़े हैं और आपने ए और बी से आपने एक्स वाई कुछ नई नस्ल निकालनी है, तो उसका क्या तरीका है वो भी हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम करेंगे, टाइम नहीं मिल रहा। उसके अलावा ये तो ब्रीडिंग का प्रोग्राम किया, ब्रीडिंग से आगे फिर चूजे निकलने तक भी एक मैटर है, वो भी बड़ा जरूरी है। उसको अगर फॉलो करेंगे तो अच्छे जो है वो रिजल्ट आएगा। अभी बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि जो कील मारे वही अच्छा, ये जो है ब्रीडिंग ब्रूडिंग का कोई नहीं मसला। तो आप ठीक कहते हैं। आज से ये प्रोग्राम जो 20-30 साल बाद जो कोई शायद शौकीन हो, जब शो खत्म हो रहा हो, मुर्गे खत्म हो जाए, तो शायद हमारे प्रोग्राम को लोग पसंद करें। तो ब्रीडिंग के हवाले से जीशान भाई पहले आप जो है कुछ बताएं, आखिर में अगर कुछ कहना चाहें तो गुरु भाई, उसके बाद आप जो है ब्रीडिंग के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें दे के, तो साथ ही गुड बाय करेंगे। तो मैं इधर से भी मेरी तरफ से गुड बाय दोस्तों। जी, आई थिंक अवेश भाई, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर एक अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं यहाँ पर आके मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो ब्रीडिंग के हवाले में मैं बस यही बताता हूँ हमेशा कि ब्रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपका नाम काफ़ी सालों तक जिंदा रखता है, क्योंकि आपका एक ब्रीड का मुर्गा आपको तकरीबन आगे के 10 साल तक आपका नाम, क्योंकि लोग आपको बताएंगे कि ये इनका घर का मुर्गा था। तो इस वजह से ब्रीडिंग ये शौक में बहुत मायने रखती है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी मेहनतदार चीज़ है। और अगर आप इसमें मेहनत करोगे और आपकी सच्ची आपने इसको थोड़ा बहुत दिमाग भगा के और थोड़ी बहुत मेहनत करके अगर आपने ब्रीडिंग की, तो मैं समझता हूँ कि आपसे अच्छा शौकीन कोई और हो नहीं सकता। गुरु भाई देखिए, जब भी हमारे घर का मुर्गा लड़ता है, वो सेटिस्फेक्शन बाहर से, मान लीजिए वो 10 टाइम विनर हो या 20 टाइम विनर हो, उसको बड़े बड़े दामों में हम खरीद करके हम लड़ा भी लें, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इसलिए जानवर को अच्छी तरह समझ लीजिए, जान लीजिए, और थोड़ा बहुत मेहनत करके सब्र से काम ले करके ब्रीडिंग कर लीजिए। आपका मुर्गा जब मैदान में जाएगा, लड़ेगा, लोग शाबाशी शाबाशी देंगे। आपको जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज से नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि ब्रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो शौकीनों को आपके घर पे लाएगा। आप कोई और आपको किसी और के घर पे नहीं लेके जाएगा। वेरी वेल बिल्कुल जी पुट, बिल्कुल। वेरी वेल पुट। और जो खरीदेंगे तो कितने खरीदेंगे, एक खरीदेंगे, दो खरीदेंगे, तीन खरीद, कितने खरीदेंगे। और खरीद के ला के फिर उनको तो तपनी कराने में भी डर लगेगा कि भाई आंख ना निकल जाए, बड़ा महंगा लिया हुआ है। तो ये सारी चीजें होती है। बारा जी बहुत शुक्रिया गुरु भाई आपका, जिशान भाई आपका टाइम दिया, और तमाम दोस्त जो हमारे साथ शामिल थे, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों भाइयों का। और ताजा सिंह साहब, ये मैंने आपके उसका नहीं जवाब दिया था, वो किसी और ने मैसेज किया था कि पाकिस्तानी मुर्गे कम बर्दाश्ती है, ये आपके लिए नहीं था। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। हमारा हमारा प्रोग्राम जो है वो देखते हैं लोग, काफी ज्यादा व्यूज होते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भाई पेज को फॉलो और लाइक भी कर दिया करें, हमारी मेहनत भी तो पता चले हमें, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब, हम फिर भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। मेहरबानी है, बुरे कमेंट से हमें बचाइएगा भाई, हम डरते हैं। आप भाई बॉस हैं, हम आपके जनाब खादम हैं, यहाँ के बैठे हुए हैं, तो बचाइएगा भाई बुरे कमेंट से। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ आएंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। Good time.